ये कॉलेज स्टार्ट होने का इंतजार हो रहा है। ओके, सो व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय फैमिली? ये बताओ, इसमें क्या दिया हुआ, किस बारे में बात होती है? फैमिली के भैया बारे में। फैमिली लॉ रिलेटेड टू फैमिली। भैया सक्सेशन के बारे में बात होगी और इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, हाँ एडॉप्शन, डाइवोर्स। मैरिजेस की बात होगी, मैरिजेस, डाइवोर्स। डाइवोर्स, ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लोगों की फैमिली और उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात होती है। ये लॉज, ये जो फैमिली लॉ हैं, ये इंडिपेंडेंट अलग अलग रिलीजन के अलग अलग बनाए गए हैं, इनको कंबाइन करके बोला जाता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में किस किस रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ है? पहला हो गया हिंदुइज्म, दूसरा हो गया इस्लाम, तीसरा पारसी लॉ भी है, तो पारसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडाइज्म, क्रिश्चियन, नहीं जुडाइज्म बोलते शायद, आई गेस, मेरे को पक्का नहीं पता। क्रिश्चियन बोलते हैं पारसी को इंग्लिश में? जुडाइज्म बोलते हैं शायद भैया। जुडाइज्म बोलते हैं कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म बोलते हैं? Zoroastrianism. गूगल तो भैया ईरानियन प्रॉफिट बता रहा है इन लोग को, तो ईरान पर्शियंस लिखेंगे। क्या? गूगल तो भैया, I बता रहा है found कि ये Zoroastrianism. भैया जोरेस्टर बोलते हैं जोरेस्टर, गूगल के हिसाब से। ज़ाराथुस्त्र। ज़ोरास्ट्र जो होते थे वो ईरान के प्रॉफिट्स होते थे, तो पारसी पर्शिया क्या है? ईरानी तो है, समझ रहे हो? पारसी कहाँ से आए थे इंडिया में? पर्शिया से ही तो भाग के आए थे जब वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था। ईरान से ये लोग यस इंडिया में आए थे, यहाँ के रेफ्यूजीज थे, देन इन्होंने इंडिया को पूरा ही बदल दिया। तो सबसे फेमस पारसी कौन है इंडिया में? जमशेदजी टाटा। रतन टाटा। जमशेद, टाटा जी। ठीक है, ये गिने चुने इन द काउंटिंग ऑफ 100 जेनोसी। भाई टीसीएस के जो ओनर है वो भी तो शायद पारसी हैं, शायद। किसके होना? टीसीएस टाटा ही तो है, टीसीएस। और टाटा कोई और, कंसल्टेंसी हाँ, सर्विसेज। कोई और कंपनी भी है, एक याद नहीं आ रहा मेरे को भी। विप्रो, हाँ अजीम शायद वो मुस्लिम है शायद। अजीम प्रेम जी, हाँ मुस्लिम है शायद वो तो। वो अपना कंसर्न नहीं है फिलहाल। तो इन 4 लोगों के लिए अलग अलग लॉज बने हैं, और जो यहाँ पर नहीं आता, मतलब दिस इज ऑल टुगेदर फैमिली लॉ। अब इनको क्या है, मेजर जो भी झगड़े होते हैं फैमिली और मतलब मैरिज एंड उस सबको लेके होते हैं, जो कि इन सब में भी काउंट नहीं होते, वो कहाँ आते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट of 1954. This is basically for इंटरकास्ट मैरिजेस, caste नहीं बेटा, रिलीजन, सर रिलीजन, हाँ। नाउ हिंदुइज्म में कौन कौन काउंट हो रहा है? हिंदुइज्म, जैनिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म बुद्धिज्म और बुद्धिज्म। ठीक, हमको ये 4 लोग एक ही कंसिडर किए जाते हैं इन फैमिली लॉ। मतलब जो भी हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो भी है, वो सब किस पे लगेंगे? इन चारों रिलीजन के फॉलोअर्स पे लगेंगे। कहने को जैनिज्म को तो हम अलग नहीं मान सकते, क्योंकि जैन्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सारे, उनका सब कुछ ही
हिंदू रिवाज से ही होता है। सिखिज्म तो ऑलमोस्ट चलो है ही अलग। बुद्धिज्म आर द फॉलोअर्स ऑफ गॉड गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये अलग है वैसे, लेकिन इनके सारे लॉज एंड जो गवर्नेंस है वो सारा हिंदू पर्सनल लॉ से होती है, ठीक है। इस्लाम हम सबको पता है किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। पारसी जोरास्ट्रिज्म इनका अलग एक्ट बना हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे कौन सा है। दिस इज फॉर द पारसीज एंड क्रिश्चियंस का अलग है, ठीक है। एंड जो इन सब में नहीं फॉलो होते, जो इंटर रिलीजन हो जाती है, वो इधर आ जाती है। इतना समझ गए हम। जी भैया। अब हम ये Yes. हाँ पढ़ेंगे भैया। किसके लिए कौन सा एक्ट दिया गया है इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले फॉर हिंदूज कौन सा एक्ट है? हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1956। कब का? 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये इससे क्या गवर्न हो रही है? हम पहले हम शादियों की बात करेंगे, तो अभी पहले हम शादी की बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सबकी शादियां गवर्न हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं मुस्लिम्स पे। इनके लिए कौन सा है? शरीयत लॉ। तो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेशन एक्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉज कब आई थी? 30s में आई थी शायद, 1930s। 1937, ठीक है। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ये कब आई थी? 1872। 1870। 2। 1872 में और दो चीजें हमने क्या पढ़ी थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन Indian एविडेंस एक्ट। इंडियन Indian कॉन्ट्रैक्ट एंड evidence. इंडियन एविडेंस। ठीक। फिर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। तुम्हें कैसे याद रखना है कि ये शरीयत से एक साल पहले है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा हो गया फिर? क्रिश्चियंस। 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 तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन सबसे पहले आए थे, या फिर कोई सबसे बाद में आया था? नहीं। हाँ। बोल सकते हो तुम? नहीं केवल बोल सकते। इसको जज Yes, करके कि भैया। उनका एक्ट कब आया, इससे? नहीं भैया, नहीं नहीं। इन सारी एक्ट्स के पहले सबके पर्सनल लॉज अनकोडिफाइड थे, चल सबके अपने अपने रहे थे। 1872 के पहले तुम्हें क्या लगता है हिंदू थे ही नहीं, या फिर उनकी कोई मैरिज ही नहीं होती थी, वो ऐसे ही जिसको जो अच्छा लगा वैसे कर रहे थे? तुमको ऐसा लगता है कि पारसी इसके पहले कुछ नहीं कर रहे थे? सब अपना अपना कर रहे थे। फॉर्मलाइज ये सब अलग टाइम पे हुआ, ठीक है। आगे चले, इतना लिख लिया? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब हम समझते हैं मैरिजेस। अंडर हिंदू लॉ। यहाँ पर क्लास में कोई ऐसा है जिसका ऐसा माने कि मुझे शादी नहीं करनी? बताओ बताओ। 5-6 बार से अच्छा करो ही नहीं। बढ़िया। प्रज्वल को नहीं करनी, श्रुति को नहीं करनी, मोनिका को नहीं करनी। ओके, आई टॉक टू यू आफ्टर 10 years। हाँ,
बाकी सबको करनी है, अनंदिता को भी नहीं करनी, आयशा को नहीं। ओके, सो मे आई नो योर रीजंस रिस्पेक्ट। मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जनरल शादी की बात कर रहा हूँ। रीजन बताओ। आजाद रहना चाहता हूँ भैया, अच्छा, नो टेंशन नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन नथिंग, कुछ नहीं, एकदम आजाद। दिस मीन्स दैट वाइफ्स गिव यू टेंशन। वाइफ बेसिकली बोला जाए तो चाहिए। मतलब वो लोग भैया सिर्फ क्लास टेंशन रिकॉर्ड नहीं, हो रही है। सब कुछ ही दे देते हैं। मैं रिकॉर्ड हो रही है बेटा प्रज्वल, दिस इज सो मिसोजिनिस्टिक। एनी फेमिनिस्ट इन द हाउस? प्रज्वल बैन हो यस जाओगे। भैया। सो प्लीज कॉन्टैक्ट प्रज्वल आफ्टर द क्लास। डेफेमेशन का केस फाइल कर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, टेंशन फ्री। हम फेमिनिस्ट कुछ भी इन्फर कर सकते हैं भैया। टेंशन का नाम दे दिया वाइफ को, बताओ। हाँ हाँ, बाकी लोग क्लास के बाद बात करें भैया? नहीं नहीं, यही जानना है मुझे, फिर तो मैं आगे पढ़ाऊँ। तुम्हारे रीजन भैया बिकॉज जरूरत नहीं लगती इसलिए नहीं करनी है। अभी तुम 11th क्लास में, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, नहीं मतलब लाइक पढ़ाई में ध्यान देते। तुम अभी 11th 12th वाले जरा जरा से बच्चे 16-17 तो आप ही तो पूछ रहे हो कि क्यों नहीं करनी है, तो ठीक है। तो हम डेफिनेटली अंडर हिंदू लॉ के मैरिज को बोला क्या जाता है, क्योंकि when I define a marriage under Hindu law and when I define a marriage under Islam, these are two contrasting definitions, बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है दोनों चीजों। ठीक है, हम पहले समझेंगे किस बारे में क्या बात होगी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हिंदू मैरिज एक्ट में शादी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? इट इज अ voluntary union of a man with a woman। ठीक है, which is क्या तुमको तीनों टर्म्स समझ में आ गए? कहने का मतलब क्या है? जी भैया। भैया लास्ट वाला। पहली चीज के वॉलेंटरी यूनियन होना चाहिए, जैसे बिहार में होता है वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो तुम क्या बोलना चाहो? बिहार में क्या होता है? नहीं भैया प्लीज एक्सप्लेन करिए। हाँ भैया समझ। अच्छा, किस किस लोगों किस किस को पता है कि बिहार में शादी के नाम पे कभी कभी क्या होता है? भैया यूपी में भी होता है, इवन हर जगह होता है। यूपी में तो सब, यूपी में क्या नहीं होता क्या? तो बिहार में क्या होता है कि बंदूक की नोक पे शादी होती है कभी कभी। पोस्ट मैरिज। हाँ, मतलब ये दूल्हा है, ये हमारी बिटिया से ही शादी करेगा। अब दूल्हे की शक्ल तक नहीं देखी किसी ने, उस आदमी ने तक नहीं देखी जो उसको उठा के लाया है कि भैया ये है, यही करेगा, बस डन। उससे कोई पूछ भी नहीं रहा। तुमने अभी वो ट्रेलर देखा है उसका? कौन सी मूवी आई है, अतरंगी रे? हाँ हाँ भैया, उसमें ऐसे ही बोरे में देखा लाते है। और पटक देते वो उसको। बोरे में लाते हैं उसको, तमिल आदमी को उठा के, वही है। ठीक है, तो that is what happens, not generally but in some cases in Bihar and UP and Jharkhand and उधर ही 3 स्टेट में ज्यादा होता है फिलहाल। ठीक है, होता तो MP UP सब जगह है, लेकिन इन 3 स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अब वॉलेंटरी यूनियन क्यों बोला है हमने कि भैया दोनों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, वॉलेंटरी, if you are marrying someone that person should also agree and you should also agree। पहला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भैया। ये सोलेमनाइज सीक्रेटली का क्या मतलब हुआ? अरे आने तो दो, आ रहे ना उस पे। दूसरा पॉइंट तो तुम्हें पहले ही पता है। ठीक है, मैन एंड वुमेन। ठीक है, वी आर नॉट इन USA,
Therefore, Hindu Marriage Act allows man and woman. Okay. तो भैया ये 377 के बाद भी सिर्फ मैन विथ अ वुमेन ही है? हिंदू लॉ में तो बोली स्पेशल मैरिज में चेंज होगा तो होगा। अभी ये चेंज भी नहीं हुआ है। ये भी केस भी चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकली मेल और बायोलॉजिकल फीमेल कोई मतलब है लॉ में। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ हाँ, तो चेंज फिर उन्होंने मना कर दिया। मतलब वैसे ये चल रहा था कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे चेंज। हाँ तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो जो है मैं फिलहाल उतना पढ़ा रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो मैन एंड वुमेन बोला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गई। हाँ सोलेमनी भैया। सोलेमनाइज्ड सेक्रेडली, इसका मतलब कि क्या हम सबको पता है कि हिंदू शादियों में क्या होते हैं? सात फेरे। इसको क्या बोलते हैं? सप्तपदी। इसको बोलते हैं सप्तपदी। अब 7 फेरे जब वो लेते हैं तो पंडित जी अपना रेडियो ऑन करके कुछ बोलते हैं ना? हाँ भैया, मंत्र। मंत्र बोल। मंत्र होते हैं प्लस सम रिचुअल्स होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको, ये तो किसकी बात हो गई, ये नॉर्मल हिंदूज की बात होगी। ठीक है, अगर मैं सिख में बात करूं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पे भी कुछ होती है रिचुअल्स, और वहां पर क्या होती है, गुरबानी की रीडिंग प्लस मैनी मोर थिंग्स प्लस काफी और चीजें। इन जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म, मुझे नहीं पता बुद्धिज्म में क्या होता है। ठीक है, जिसको भी पता हो गूगल कर लेना। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि हिंदुइज्म में क्या होता है। मंत्र होते हैं, रिचुअल होती है, हम गठजोड़ा बांधेंगे, फिर हम उसमें हल्दी से पैर धोएंगे, जो भी जैसे भी है। ठीक है, तो फिर सब एक एक का सिक्का चढ़ाएंगे, नोट चढ़ाएंगे, फिर वो शगुन होगा, जो भी जैसा भी होगा, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज बेसिकली सोलेमनाइजिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, कि इन द नेम ऑफ गॉड वी आर सेक्रेडली सोलेमनाइजिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, समझ गए? एंड एनी मैरिज विदाउट दीज 7 फेरे इन हिंदूज इज कंसिडर्ड टू बी अ void मैरिज। ठीक है, तो फिर भैया कोर्ट मैरिजेस में क्या होगा? कोर्ट मैरिज में क्या होगा? कोर्ट मैरिज के बाद आपको 7 फेरे लेने पड़ते हैं, उसको तब तक वैलिड नहीं माना जाता। दैट इज फर्स्ट स्टेप में भी और द सेकंड स्टेप में भी, बट फिर भी आपको, अगर आप हिंदू हो तो आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। मैंने अच्छा, तो मतलब देखी है। ये 3 एसेंशियल्स हैं मैरिज के हिंदू में। कौन से थे ये? वॉलंटरली यूनियन हाँ एंड मैन विद द वुमन एंड सोलेमनाइज्ड सेक्रेड। जी, ठीक है। भैया हम्म, अगर कोर्ट मैरिज हुआ है और उसके बाद 7 फेरे वगैरह नहीं हुए हैं तो वो मैरिज लीगल नहीं होता है? क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट अगर हो जाएगा ना भैया। वे जैसे बोल रहे हैं कि कोर्ट मैरिज है, तो वो तो अलग सिनेरियो हो गया ना। वो तो हिंदू कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज है, अगर तुमको उसको हिंदू लॉ के अंडर अगर तुम्हें वैलिड करवाना है तो तुम्हें सप्तपदी करवानी पड़ेगी, वरना इट इज वैलिड, बट इट विल बी वैलिड अंडर वो स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ में नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? इतनी चीज समझ गए सब लोग कि शादी होती यस क्या है? भैया। हाँ भैया। यस भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया इट इज नॉट जस्ट योर घाघरा चोली एंड सेल्फीज एंड पनीर की सब्जी। ओके, वो तो हमारे लिए बाहर से शादी लीगली क्या होती है? नाराज फूफा रह गए। हाँ, नाराज फूफा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि वैलिड मैरिज क्या होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में हमें 3 चीजें पढ़नी है, एक होगी वैलिड मैरिज, एक होगी वॉइड मैरिज, एक होगी वॉइडेबल मैरिज। पहले हम पढ़ते हैं कि एक मैरिज, एक पर्टिकुलर एक्ट को शादी कब कहा जाएगा। ठीक है, पहली चीज, इट मस्ट बी अ मोनोगैमी, मतलब एक ही
पार्टनर से शादी होनी चाहिए। एक टाइम पे एक ही पार्टनर होना चाहिए। हाँ ओनली वन लिखना भूल गए। Only one partner. This is monogamy. Second point, mental capacity. इसका मतलब कि Mentally sound. Consent should be free. दो पॉइंट क्लियर। हाँ भैया। भैया एक बार फर्स्ट वाला बता दो। उस वाला मतलब कि एक ही दूल्हा या दुल्हन होनी चाहिए। ओके दो से थोड़ी करोगे, एक ही 3 फेरे इसके साथ ले लूं, 4 फेरे उसके साथ ले लूं, हम शेयरिंग कर लेंगे। वैलिड एज फॉर मैरिज क्या है इंडिया में, ये बताओ। 18 years for girls and 21 लड़कियों के for लिए 18, boys. लड़कियों के लिए 21। 18 for boys and 21 for girls. उल्टा बोल रहा है भाई। उल्टा बोल उल्टा रहा है। है बोल रहा है। फीमेल्स के लिए 18 है और मेल्स के लिए 21। बताओ बताओ। गर्ल्स के लिए 18, बॉयज के लिए 21. पक्का। महिलाओं भैया। के जी लिए भैया। 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष। जी ठीक है। Didn't the government propose a bill of extending the age of girls? I think. अभी हाँ propose- बच्चा भैया, तो अभी नहीं हुआ वो। 18 साल की हुआ था। लड़की किसी नहीं हुआ 21 साल के है। लड़के से शादी क्यों करेगी? Okay, okay. वो अभी कमेटी बैठा गया, वो अभी उसका अमेंड भी नहीं हुआ, आएगा। वो प्रपोज करा है अभी। हाँ जब हो जाए अमेंड तो इसमें चेंज कर देना। हाँ 18 and 21. What is the age for voting? 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। क्या तुम्हें रीजन पता है लड़कों को 3 साल और क्यों रोकना पड़ता है? भैया ये मी वाला आप बताएंगे। भैया क्योंकि ये लोग मैच्योर नहीं होते हैं। Biological reasons maybe. Sure. मेरे 5 स्टार्टअप थे जब मैं 20 साल का था, फिर भी मैं मैच्योर नहीं हूँ। मैच्योर तो होते हैं भैया। So that boys can took up the responsibility of the second half. कुछ भी। Because girls are biologically they mature before I think around 12 or 13, while boys become mature. Sorry, girls become mature at 10 and 11, and boys become mature around 12 and 13 biologically. That's what the reason is. ऐसा क्या होता यहाँ पे है? 18 की इसका तो मेंशन ही नहीं। लड़कों को 3 साल क्या करने में लग जाता है? ग्रेजुएशन। 21 में चलो नौकरी तो लग जाएगी। मुझे रीजन बताओ तुम लोग अपना। भैया इसके बारे में एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें था कि थोड़ा लाइक सेक्सिस्ट टाइप है ये कि 21 इसलिए रखा है ताकि मेल्स एटलीस्ट अर्निंग फेज में आ जाएं। फाइनेंशियली तो स्टेबल हो मेल जाए। का अर्निंग ज्यादा जरूरी है देन फीमेल का अर्निंग। तो इट्स लाइक एज सून एज गर्ल्स अटेन मैच्योरिटी तुम शादी कर लो, बट बॉयज शुड बी एटलीस्ट 21 अज्यूमिंग दैट बाय 21 दे स्टार्ट अर्निंग। तो बॉयज का अर्निंग इज प्रायोरिटाइज्ड मोर देन गर्ल्स का अर्निंग घर चलाने मुझे के वैसे लिए। भी सोसाइटी में पहले शादियां मतलब गर्ल्स की कम एज में होती थी, तो इतना एक्सटेंड करना ही बहुत मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए। वो है 18 इयर्स ऑफ एज लड़कियों की
ये इससे पहले थी 15, उससे बढ़ाकर 18 की गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल प्रपोज्ड दोनों की एज 21 करने का उन्होंने बोला है, क्योंकि एट द एज ऑफ 18 गर्ल्स उतनी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाती है, एंड इसका मेन बेसिस 21 करने का ये है कि दे आर नॉट फिजिकली रेडी टू बियर चिल्ड्रन। ठीक है, समझे बात को? जी भैया। यस भैया। यस Now, भैया। इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा था 21 और 18, तो इसलिए इसको ये सरदा एक्ट से आया है, बेसिकली सरदा एक्ट जो भी है जहाँ पे भी वहां से आया है। तो ये किसी हिंदू लॉ का पार्ट नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, पहले एक एक्ट हुआ करती थी सरदा लॉ, तो वहां से उठा के इन्होंने यहाँ पर डाल दी। +3 का कोई सेंस नहीं बनता है, वो बस अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन से लोगों की, तो हमें तो केवल 18 और 21 याद रखना। तो कौन ज्यादा समझदार हो जाता है पहले? गर्ल्स। कहने की बात। क्या आप सब इस बात पे एग्री करते हैं? नहीं। पहले समझदार हो जाते हैं। बॉयज मासूम होते हैं भैया। मासूम कुछ भी वाला स्टेटमेंट। अब आप ही लोग बोल रहे हो कि गर्ल्स ज्यादा जल्दी समझदार हो जाते हैं, हम तो मासूम रहे नहीं। बहुत ये कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तुम हो जाते हो। नहीं, मुझे यहाँ पर मैं एक पोल क्रिएट करता हूँ। पोल में आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हो रही है? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, होने दो, नेशन वांट्स टू नो। ए, डू यू गाइस थिंक कि द एज ऑफ मैरिज should be increased to 21 for girls or it is okay? ये है पोल। हाँ, होना चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए। यस भैया। रहेगा ना ये। देखो पोल आया हुआ एक, तुमको ऑप्शन दिखाया होगा, आया? हाँ भैया। एक्टिविटीज वाले कॉलम में जाके देखो। किसी ने भी नो के लिए वोट नहीं किया। मैं कर देता हूँ। नहीं भैया, ये तो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, चलो हम चलते हैं वापस क्लास पर। ओके, किसकी बात कर रहे थे हम? एज की बात हो रही थी, है ना? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। यस भैया। ठीक है, इसका एक फोर्थ पॉइंट क्या है कि देयर मस्ट नॉट बी इसका कहने का क्या मतलब है? क्या अगर हम हिंदू हैं तो हमने कहीं सुना है कि हमारा गोत्र सेम नहीं होना चाहिए? हाँ। यस भैया। यस भैया। हाँ जी भैया। ये क्लैन एंडोगेमी बोलते हैं उसे। इसको बोला जाता है लीनियल असेंडेंस। ठीक है, अब इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकाला जाता है अलग तरीके से, जो कि हिंदू लॉ में दिया हुआ है, जो कि हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है। कि ये या तो एक कोई अपने बेसिक जो गोत्र डिफाइन होते हैं अलग अलग, वहां पर कॉमन होना चाहिए। एंड गोत्र आपका अगर, और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो वेरी रेयर सिचुएशन में गोत्र सेम होता है जब हम देखने जाते हैं। ठीक है, तो वो जो लिस्ट ऑफ गोत्र है वो अलग अलग रिलीजन की अलग अलग जगह दी हुई है, उसमें अगर तुम्हारी मैचिंग निकल जाती है, जैसे देयर आर डिफरेंट गोत्र, जैसे XYZ गोत्र, नाउ A has XYZ, B has ABC, कैन दे मैरी? यस। यस यस भैया। अगर इसका भी सेम है तो
नहीं। तो हिंदू लॉ में इनको नो क्या भैया। कहना चाहिए? सेम गोत्र वालों को भाई बहन, ठीक है। सेम गोत्र वाले स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकते हैं शादी। हाँ ऑब्वियसली। कर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अलग बात होगी वो। लेकिन अब हम एक और बात करते हैं। एक होती है सपेंडर रिलेशनशिप। द पार्टी शुड नॉट बी विद इन द सपेंडर रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सपेंडर रिलेशनशिप? सपेंडर रिलेशनशिप फैमिली मम्मी का की तरफ से रिलेशनशिप कुछ में नहीं होना जनरेशन चाहिए। के आगे पीछे ऊपर नीचे तुम इन लोगों से शादी नहीं कर सकते। पापा की तरफ से कुछ जनरेशन के आगे पीछे ऊपर नीचे तुम इन लोगों से शादी नहीं कर सकते। क्या किसका कितना जनरेशन वो देखते हैं। सपेंडर रिलेशनशिप बेसिकली 5 generations और मदर की साइड वाला। भैया 3 3 from mother side and 5 from father side. 3 है मम्मी की और 5 है पापा की। ठीक है, तो इसको कहाँ देखा जाता है? ये लाइन ट्रेस की जाती है ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये मुझे कौन समझाएगा जिसको समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये कि अगर ए और बी मैरिज कर रहे हैं तो ए अगर मेल है तो उसकी 5 जनरेशन ऊपर देखी जाएगी। मतलब उसके फादर की 5 जनरेशन, फादर ग्रैंडफादर ऐसे देखी जाएगी, एंड फीमेल में मदर के ऊपर देखी जाएगी। एक हो गया शिवांश, ये है इसकी मम्मी, ये है इसके पापा। माँ पापा। अब मम्मी के ऊपर कौन होगी? नानी। नानी। इनके ऊपर कौन होगी? पर नानी। पर नानी। इनके ऊपर कौन होगी? डबल पर नानी। अल्ट्रा प्रो पर दाई माँ, दाई माँ, फिर बाई माँ। नान लिख दिया यार मैंने। नानी। ये बढ़िया था गुरु। नान हो गया वो। ठीक है, पापा, फिर दादा, दादा, फिर परदादा, परदादा, फिर परदादा के स्क्वायर, परदादा 2, परदादा स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर क्वाड। परदादा, परदादा के दादा। फिर ये हो गए अपने पर दादा क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 4 5 पापा के ऊपर की 5 जनरेशन, मम्मी की 1 2 3। शिवांश इन सबसे शादी नहीं कर सकता। मतलब भैया परनानी जैसे से परदादा शादी है, मतलब समझ नहीं आया। तो परनानी करने वाले करते हैं, वही तो बैंड है। जी हाँ, हाँ और क्या। दादा से नहीं, मतलब यहाँ पे तुम दादी लगा दो। भैया उनके बच्चों से कर सकते हाँ हैं। मैं भी वही पूछ रही ये थी। काफी इम्पॉसिबल था नहीं है ये? भाई करने वाले करते हैं। और ये नहीं 5 नहीं ऊपर देने भैया, का क्या मतलब जनरेशन है? में 5 जनरेशन में आदमी मर जाता है भैया। वही तो। हाँ भैया, भाई उन्होंने कैसे मरेगा भाई? सीधा मना ही कर देते हैं। पॉसिबिलिटी छोड़ी है। तुमने बहुत फैमिलीज में नहीं देखा, बुआ तुमसे छोटी निकली। 3 साल के चाचा अच्छा होते हैं। वैसे। हाँ हाँ, बहुत होता है, बहुत जगह होता है। बेसिकली दिस इज काफी ज्यादा डीप पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ, जो कि कैलकुलेशन चलती है, खूब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हमको इसी सेमेस्टर पढ़ाया है ये सारा पूरा, ठीक है। तो तुमको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये परदादा ऑल्सो इंक्लूड्स कजिन परदादा, ठीक है। तुम्हारे सगे परदादा की बात नहीं हो रही है, कजिन परदादा तो छोटे बड़े हो सकते हैं।
ठीक है, 5 जनरेशन इम्पॉसिबल है, लेकिन उनकी भी सरनेम सेम ही तो हम अगर यहाँ से क्लोजेस्ट रिलेशन देखें तो यहाँ तो हो सकती है शादी, चाहे तो नानी से शादी कर ले, ये तो नहीं करेगा लेकिन बहुत लोग करते हैं। बात समझ में आई? ये हाँ होती है। भैया। भैया हाँ भाई, हाँ, अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ये अलाउड है सपिंदा रिलेशंस, तो क्या वो वैलिड होगा मैरिज? स्पेशल मैरिज। मतलब भैया बेसिकली जो भी ये सब में नहीं कर सकते वो सब उसमें जाके कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो गई, सब क्लियर हो रही? नहीं भैया, क्लियर ही आ रही है। वो बोल रही है नहीं कि अगर भैया। जो भैया इस हिंदू मैरिज एक्ट में ये सब अलाउड नहीं है तो वो जिनको भी उनका मतलब वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी कर सकते हैं। भैया सिर्फ पर नानी से नहीं कर सकते या पर नानी की कोई बेटी बेटी उन सब से भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वो तो इंडिकेशन था। तुम 5 जनरेशन अगर तुम हॉरिजॉन्टली देखो तो किसी से नहीं कर सकते, कहने का ये मतलब है। अगर मैंने नानी बोल दिया, नानी की बहनें जितनी हैं, उनकी बच्चियां जितनी, किसी से नहीं कर सकते, ये है। लेकिन भैया हम लोगों ने कई बार देखा है कि भाभी की बहन से शादी हो जाती है दूसरे अगर भाई की। भाभी अलग खानदान की है भैया, भाभी की बहन भी अलग खानदान। भाभी का कहीं नाम लिया मैंने? भैया एक सेकंड थर्ड पॉइंट दिखा देना वापस। अरे भैया तो भाभी तो पहले से मैरिड है ना, तो उनसे कैसे शादी कर सकते हैं? अरे भाभी की बहन। भाभी की बहन से अरे भाई वही तो भैया, भाभी तो फैमिली गोत्र सब अलग हो गया। हाँ भाभी चलेगा भैया, बट इस्लाम में तो हो जाता है शादी। भाभी नहीं चलेगा भाई, भाभी की बहन चलेगी। अरे वही मतलब भाभी नहीं होती भाई, इस्लाम में कुछ भी। भैया, बट इस्लाम में तो ऐसा होता है कि अरे बुआ भाई की हिंदू बेटी है। भाई हिंदू मैरिज एक्ट है भाई ये। अरे ये हिंदू मैरिज एक्ट बोल रहा है। अच्छा 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 अबे ओके ओके। भाभी तो पे खेला होने। इस्लाम में पूरे वो लिखे हुए हैं कि आप इन से नहीं कर सकते, पूरी पोजीशंस मेंशन्ड है। बहन से नहीं कर सकते, मम्मी से नहीं कर सकते, पापा, सब लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, पूरा एक एक लिखा हुआ है। बहन से नहीं कर सकते, वहां पर मेंशन्ड है सिस्टर, ठीक है। बट हमने बहुत केसेस में सुना होगा सिस्टर से शादी हुई, ठीक है, सुना है? हाँ भैया। हाँ तो लीगल टर्म्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिस्टर एंड कजिन। हमने बचपन से एक टर्म पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपनी बहन, सगी बहन। ब्लड सगी बहन। तो देयर इज नो रियल एंड फेक इन लॉ, ठीक है। सगी बहन को क्या बोला जाता है? सिस्टर। सिबलिंग। एंड बाकी सारी बहनों को क्या बोला जाता है? कजन। कजिन। इसीलिए तो मुस्लिम लॉ में क्या दिया हुआ है, आप किससे शादी नहीं कर सकते? सिस्टर से। सिस्टर। तो क्या मामा की बेटी से कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। और होता है, करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे? हम सपेंडा की। सपेंडा समझ में आया? ऊपर का सब समझ यस में आया? भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। यस हाँ भैया। भैया। अब हम चलते हैं वॉइड मैरिज पे कि शादियां वॉइड कब होती हैं। वॉइड मैरिजेस, ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी शादी वॉइड है तो किन दो सिचुएशन में है? या तो वो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो हमने कौन से पॉइंट में पढ़ा था अभी? चौथे पॉइंट पे है। फोर्थ पॉइंट भैया। फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वाला। गोत्र वाला। या फिर वो किसमें है? सपिंडा। फिफ्थ में। ठीक है, या फिर विदाउट कंसेंट। अंडर एज। बाइगैमी। बाइगैमी अडल्ट्री भी आ जाता है, एक रीजन बन जाता है अवॉइड करने के लिए। बाइगैमी नहीं, वो तो वॉइडेबल हो जाता वो है। डाइवोर्स के लिए होता है अडल्टरी। फिलहाल यही 3 पॉइंट है। अब हम चलते हैं बाय उस पे वॉइडेबल मैरिजेस।
वॉइडेबल का मतलब तो तुम लोगों को पता ही हो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है। मतलब हाँ। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में वो void नहीं होता बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो फिर बाद में लेटर स्टेजेस पे void हो जाता है, इसलिए वो voidable मैरिज। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। वो दूसरी पार्टी के डिजायर पे डिपेंड करता है। हाँ। Court gives the power to the other party and asks them कि do you want to continue with this relationship or this particular contract or do you want to make it void? That is called voidable contract. Voidable का मतलब any one party has the right to make it void. समझे? यस भैया। हाँ भैया। Yes, भैया। भैया एक बार फिर से बता दीजिए। voidable का मतलब देखो हमको पता है एक होता है valid, एक होता है void। इसका मतलब क्या है? yes, इसका मतलब क्या है? नो। ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? वॉइडेबल। voidable। voidable मतलब कोर्ट ने क्या बोला कि पार्टी नंबर ए पार्टी नंबर बी जिसके भी हक में द डिसीजन हैज बीन डिलीवर्ड दैट पार्टी, मान लो बी के पास गया डिसीजन, ठीक है। नाउ बी हैज द पावर टू ईदर मेक इट वैलिड और मेक इट वॉइड। तुमको ये शादी में रहना है या नहीं? कोर्ट ने किससे पूछा? बी, जिसने जीता। बी से। बी ने बोल दिया मुझे नहीं रहना, क्या हो जाएगी? वॉइड। बी ने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा, मान लिया कि पहले वैलिड। गलत पागल आदमी से शादी हो गई थी लेकिन मैं रह लूंगी पागल के साथ, क्या हुआ वो? वैलिड। Valid. ये होती हैं वॉइडेबल मैरिजेस। अब इसमें क्या होता है? द कंसेंट इज नॉट फ्री, देयरफॉर द मैरिज बिकम्स voidable एंड एज भी है, अगर एज कम है या फिर पार्टी was incapable of consenting to the marriage due to mental capacity, due to mental illness or was entering into the marriage due to कोई भी impotency या फिर जो भी जैसे भी फ्रॉड हुआ उसके साथ, फोर्स से लेके आया गया उसको, ठीक है। अब शिवांश की शादी हो रही थी, मान लो शिवांश की शादी हो रही थी कटरीना से, ओए होए होए होए। ठीक है। तो फोटो तो दिखाई कटरीना की और डिलीवरी में मिल गई कमला, ठीक है। ले। तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड। भाई नाम से मत जज करो यार तुम। कमला तो पसंद है। कमला पसंद, कमला पसंद गुटके का नाम भाई। आप समझे आप? अरे यार भैया, कमला पूरे भारत को पसंद है शिवांश। तो लेकिन कमला क्या थी? कमला वाज अ हाईली ग्रेजुएट एलियन कैंडिडेट जो कि कहां से पढ़ के आई थी? ऑक्सफोर्ड से, जो कि थी एक बिलियनर। ओ भाई साहब। एंड शी वाज सही है। हैरिस। ब्यूटीफुल। यस, कमला हैरिस। कमला हैरिस। एलएलएम नहीं हो, ठीक है। कमला वाजपेयी बनेगी। ठीक है। अब इनको तो चाहिए थी वैसे कटरीना, लेकिन अब जब इनको पता लगा देखो फ्रॉड तो हुआ है लेकिन जो कमला मिली है वो इतनी भी खराब नहीं, मतलब चाहिए मुझे जो जो था वो तो है उस पे, ठीक है। जो जो मेरी एक मैंने सोच के रखी थी कि ऐसी मेरी आइडियल वाइफ होनी चाहिए। अब इसने कोर्ट के सामने क्या जाके बोल दिया कि देखो वैसे तो मेरे जो मैरिज हुई है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ अ फ्रॉड बट आई वांट दिस मैरिज टू बी वैलिड, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर शिवांश के साथ फ्रॉड हुआ है कोर्ट विल नॉट आस्क कमला तुम्हें क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। वी कमला क्या थी? कमला भले ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी लेकिन कमला के बचपन का प्यार कौन था?
कमल। कमल नहीं, शिवांश। हाँ भैया। वो मोहल्ले में रहती थी यार उसके, ठीक है, बचपन से, ठीक है। तो इसने, चाइल्डहुड क्रश। हाँ, इसने फ्रॉड करवाया शिवांश के साथ कि तुम मेरे से शादी कर लो। घूंघट में थी, 7 फेरे भी ले लिए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, डन एंड डस्टेड, ठीक। ये क्या हुई शादी, किससे हुई? फ्रॉड से। लेकिन कोर्ट में इसने क्या बोल दिया कि मुझे फ्रॉड कबूल है, कबूल है, कबूल, ठीक है। समझ गए तुम लोग कंसेप्ट वर्ड? अरे यार ये तो कोर्ट बहुत नहीं है, अच्छे से समझा। ये यार ये तो कोई हाँ और भाई। कोर्ट है। है नहीं जैद भाई अभी। देखो कबूल है कि तुम सीधे उर्दू के शब्द समझो फिलहाल, हम दूसरे भैया लॉ अगर नहीं समझते। कमला को भी नहीं पता हो कि उसकी शादी शिवान से किसी से भी हो रही है, फिर Then the court will ask both of them. भैया कराई तो कमला नहीं है, उसको कैसे नहीं पता होगा? नहीं, अगर नहीं पता होता तो। कमला के पिताजी ने करवाई हो, पता चला दोनों की तो। तब हम तो रेडी हैं, कमला से पूछो। हाँ तो तुम रेडी हो, तुमने कर दी वैलिड, कल हमने कर दी वॉइड, तुम्हारी थोड़ी सुनेगी अब फिर कोर्ट। दोनों की तरफ से मंजूरी मिलनी चाहिए ना। इनवॉलेंट्री क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? कंसेंट। ठीक है, कंसेंट। these kind of marriages are not void from the beginning. But can be declared void by, कौन करेगा डिक्लेयर? कोर्ट। कोर्ट करेगा। कोर्ट। अब जनरली किस केस में होती? या फिर उसकी एज कम हो, या तो इनकेपेबल ऑफ कंसेंटिंग। कोई केस पढ़ाया था, उसमें क्या था कि 2 लोग थे रिलेशनशिप में, उसमें बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को इंटॉक्सिकेटेड करके, इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में, नशे में चूर, उसको नशे में किया एंड उससे शादी कर ली, ठीक है। नाउ इन दिस केस दैट गर्ल वाज इनकेपेबल ऑफ कंसेंटिंग, लेकिन व्हेन शी वोक अप, जब सब सही था, तो वो दुल्हन के जोड़े में थी और बिल्कुल पंडित जी के सामने, अग्नि के सामने बैठी हुई थी, तो उसने भी अग्री कर लिया, हाँ ठीक है जो हो रहा है सही, ठीक है। इसमें कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो दिस विल नॉट फॉल अंडर दिस वॉइडेबल मैरिज। अगर वो बाद में चाहे कि ये सेम रीजन देखे कि मैं उस टाइम पे थी, तो हाँ बाद में कर सकती है, मतलब वो पूरे 7 फेरे लेने के बाद भी बोल सकती है कोर्ट में जाके कि मेरी मैरिज जो है वो वैलिड नहीं, ठीक है। बट भैया उस टाइम तो उसने कंसेंट दे दिया ना। अगर वो पूरे 7 फेरे के पहले उठ चुकी है और बिल्कुल होशो हवास में फेरे लेगी, मतलब कंसेंट आ गया। सिर्फ 7 फेरे ही तो नहीं ना रिचुअल होते हैं, बहुत सारे रिचुअल होते हैं। भैया एक डाउट था, माना तो 7 फेरे कोई जाता है। ओके, क्या डाउट था भैया? आप कह रहे थे ना कि जो सप्तपदी होता है वो बहुत जरूरी होता है, मतलब मैरिज तभी सोलेमनाइज मानी जाती है। लेकिन फिर उसके बाद भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है ना मैरिज का, मतलब वो क्यों जरूरी है? मतलब नहीं, जब तक रजिस्ट्रेशन वो नहीं जरूरी होगा नहीं तब तक होता है, मतलब अब तो शायद नहीं भैया। क्या कंपलसरी नहीं है मैरिज रजिस्ट्रेशन? बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बताओ भैया भैया आपने जो ये अभी रखा सर्कमस्टेंस, जैसे कि वो सेम रीजन तो देके नहीं बोल सकती ना। जैसे एक टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड थी, फिर उसने अपनी कंसेंट दी, फिर वो सेम रीजन से तो जाके कोर्ट में अपील नहीं कर सकती ना कि आई वाज, मतलब वो टॉक्सिकेटेड थी। उसके बाद देखो, एक था स्टेज 1, यहाँ पर वो क्या थी,
इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। यहाँ पर वो कहाँ थी? अपने घर पे, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा स्टेज था कि उसके फेरे चालू होने वाले थे, फेरे का प्री वर्जन। तीसरा क्या था? फेरे का पोस्ट वर्जन, पोस्ट वर्जन, या फिर बीच में भी मान लो, पोस्ट प्लस मिडिल। पोस्ट में तो फिर आ ही गया, तो हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, चलो वो तो अलग बात है। फेरे के पहले अगर वो नशे से बाहर आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? सुनाई दे रहा है? फेरे के पहले वो नशे से बाहर आ जाती है, पूरे होश में फेरे लेती है। नाउ दिस होश कैन बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, बाय टेकिंग द आई विटनेसेस, बाय प्रूविंग their statement correct, by CCTV footages also. If a person wasn't intoxicated, तो वो सीधे सीधे चल रहा था, उसके सारे बोल चाल सही थी, तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि मैं तब भी इंटॉक्सिकेटेड थी जब मैंने फेरे ली, ठीक है। एक हो गया प्री फेज। अगर वो यहाँ पर होश में आ जाती है, देन दिस मैरिज इज वैलिड एंड उसने होश में फेरे ली। अगर वो होश में नहीं थी, प्री फेरे वाले फेज में हम चलते हैं अगले फेज पे, ठीक है। अगला फेज आया जब वो फेरे के बीच में उठी, ठीक है, फेरे के बीच में उठी, 3 हो चुके हैं, ठीक है, 3 हो गए, लेकिन उसको पता है 3 हो गए, और फिर उसके बाद भी उसने कंटिन्यू किया अगले 4। क्या उसकी कंसेंट है इम्प्लाइड? यस भैया। हाँ है। यस भैया। इस केस में क्या मैरिज वॉइडेबल होगी? नहीं। नो भैया। दिस विल बी वैलिड, ठीक है। वैलिड। अब फेरे के बीच में से अगर वो डिसकंटिन्यू कर देती है, क्या 3 फेरे के बेसिस पे मैरिज वैलिड है? नहीं। नहीं। नो भैया। नहीं भैया। अब क्या वो कोर्ट में जाके कोर्ट ये बोल सकता है बचे हुए 4 और ले लो? नहीं। नहीं। नो क्या? भैया। ये भी नहीं हो सकता। अब आखिरी सिचुएशन वो कब उठी? जब फेरे हो चुके थे। अब क्या फेरे इरिवर्सिबल है? नहीं। नहीं। हिंदू रीति रिवाजों के उससे देखा जाए तो क्या इरिवर्सिबल होते हैं? नहीं होते, नो। ठीक है। बट क्या ये मैरिज वॉइडेबल है? ये Yes, कोर्ट भैया। बता सकती है। देखो वैसे तो दिस मैरिज इज नॉट वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फेरे हो गए, इंटॉक्सिकेट किया होगा, लेकिन जब तक ये बात कोर्ट में नहीं चली आती। बिगिनिंग से क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि दीज पीपल वर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो दूल्हे के पास क्या डिफेंस है? मैंने अज्यूम कर लिया कंसेंट होगी, ठीक है, ये था उसमें केस में, ठीक है। अब अगर वो फेरे के बाद उठती है तो क्या वो कोर्ट जा सकती है? हाँ। क्या कोर्ट उसको ऑप्शन दे सकता है? यस। और उसका मन है भैया नहीं मैं भले ही नशे में हूँ, मेरे को शादी करनी, तो कोर्ट जबरदस्ती नहीं है तो अवॉइड है, फिर से करो, होश में करो, होश में ही अच्छा लगता है, फूल फेंकते हैं मुंह पे, कोर्ट ये बोलेगा? नहीं। नहीं। ठीक है, तो कोर्ट ये बोलेगा कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज इज वेल, इफ यू डोंट वांट दिस मैरिज इज वॉइड। समझ गए? आगे चले, यस भैया। भैया एक डाउट है। बताओ। जैसे कि हमने पढ़ा कि लीगल एज लड़कों की 21 होती है, लड़की की 18 होती है। तो जैसे लड़के की शादी हो गई है 19 साल में, शादी हो गई है, मतलब उसका कंसेंट भी है, सब कुछ सही है, तो फिर उसको कोई इशू नहीं होगा? जैसे आप बोले कि वो तो ऑब्वियसली लीगली तो रजिस्टर होगा नहीं। Therefore, कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या बोला है? आपको अपनी शादी के 1 साल के अंदर अंदर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दिस इज टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। और फिर ऐसे सिचुएशन में तो वो मतलब रजिस्टर तो करवा नहीं पाएंगे, तो इनवैलिड वर्ड।
तो फिर मतलब क्या, मतलब फिर वो वैलिड कैसे होगी वो शादी 21 के? अब 21 के होंगे तब तो रजिस्टर नहीं करवाएंगे। इतना ज्यादा वो नहीं है ये, मतलब ना भैया इतना कंपल्सरी शादी नहीं तो है वैलिड होगी ना। बे, रजिस्ट्रेशन इतना कंपल्सरी नहीं है ना, मतलब कुछ अरे मतलब पेनल्टी होना होती है। 2000 रुपए टेबल के नीचे से दो, सब वैलिड। हाँ ओ मेरे मैं एक दोस्त की हुई है शादी, आज उसकी रिसेप्शन है। अच्छा, मैं आज ही पढ़ के आया कुछ खास तुम्हारे लिए। कितने साल की उम्र में शादी उसकी? उसकी 19। लड़का है वो? अभी हाँ, अभी अभी तो 19 लगा था उसको। जरा स्टेज पे जब फोटो खिंचवाने जाओ ना तो मेरे से बात कराना फोन। ठीक है भैया। जरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टैग की वैल्यू दिखा। तुम तो बोल नहीं पाओगे, तुम तो क्लैट की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज अ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ? डेफिनेशन क्या है? contract between two people, I mean man and a woman. Marriage in the Muslim law is a social contract. अब क्या तुमको दोनों डेफिनेशंस अलग अलग लग रही हैं? बहुत। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या पढ़े थे? Promise, consideration, कंसिडरेशन, कंसेंट, कंसेंट, Legal relations. Legal relationships, intention of legal relation. लीगल रिलेशन, और Lawful object. लास्ट capacity and incompetence, capacity and competency. कैपेसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? मोटिव क्या है? शादी करना, टू मैरी। फुलफिल हो रहा है एक पॉइंट? जी भैया। लीगल रिलेशन मतलब रजिस्टर्ड मैरिज। फुलफिल हो रहा है? जी हाँ। अब इसमें क्या लिया गया है? व्हाट इज द कैपेसिटी फॉर मैरिज? एवरी मुस्लिम हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी and who is of sound mind can enter into this marriage. भैया ये प्यूबर्टी के साथ कुछ पर्टिकुलर एज दिया हुआ है क्या इनमें? नहीं, प्यूबर्टी इज सब्जेक्ट। क्या वो तुम्हारा फ्रेंड मुस्लिम? नहीं, गुजराती है। ठीक है, गुजराती मुस्लिम हो सकते हैं भैया। नहीं नहीं, गुजराती हिंदू है, मतलब होते हैं मुस्लिम्स भी। गुजराती तो रीजनल बताया ना तुमने। मुनावर फारूकी। तो कैपेसिटी, प्यूबर्टी प्लस साउंड माइंड ये है। कंसेंट, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। व्हाट इज दिस? दिस इज कंसेंट, फ्री कंसेंट, वैलिड कंसेंट। कबूल,
वो अरे क्यों है यार, वो बना दे। कबूल into 3 लिख दो। कबूल है। This is what is called consent. Now what is the proposal? कंसेंट लेने से पहले कुछ पूछा जाता है, क्या पूछते हैं? क्या तुम्हें ये निकाह कबूल, ये क्या हो गया? प्रपोजल। ठीक है, दोनों से पूछते हैं, ऐसा तो है नहीं केवल एक से पूछते हैं, है ना? ये वॉलंटरी एक्सेप्टेंस दी है इन दोनों ने, मेल फीमेल दोनों ने। ये 3 वर्ड्स बोल के दिस इज अ कोड, मान लो ये दिस इज अ कोड व्हिच इंप्लाइज कंसेंट। ठीक है, तो दिस कबूल है, कबूल है, कबूल है इज अ कंसेंट। What is the consideration which is given? मेहर। मेहर। Meher. This is a refundable amount. In case the marriage fails, ठीक है, मेहर वापस करनी पड़ जाती है। मेहर कैन बी consideration of 1 lakh rupees or 1 crore rupees, 1000 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी होता है। ये पैसे दी किसको जाती है भैया? फीमेल को। फीमेल को देते। फीमेल को। इसमें उल्टा नहीं है वैसे, जैसे हिंदूज में डावरी होता है तो वो मेल को देते हैं, उसमें फीमेल। अच्छी बात है। मैं अमाउंट वाला फीचर कितनी अच्छी बात है यार। यहाँ तो लड़की दहेज भी दे, फिर उसको गाली भी खाए, फिर वो तलाक भी ले, तो उसकी सारी दहेज भी वही रख ले। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट फीचर। ये वो पहले कोडिफाई हो गया था ना मुस्लिम लॉ, इसलिए वैसे भी। हाँ, तो मेहर आपने मान लो 1 लाख रुपए की, और ये दिस मेहर इज कंपलसरी तो बोलते हैं, लेकिन कोई अमाउंट ऐसे कोई डिमांड करके नहीं ले सकता। ठीक है, आपको इतने की मेहर देनी पड़ेगी तभी हम शादी करेंगे अपनी बेटी की, और ये कोई जबरदस्ती। भैया अगर ये मेहर जैसे मान लीजिए, हाँ क्या मान लीजिए कि जो मेहर है वो अमाउंट उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि बहुत बड़ा है, मान लीजिए 25 लाख है, और मैंने उसे या किसी ने भी इन्वेस्ट कर दिया, अब वो वापस उसे इनकैपेबल है रिटर्न करने में, तो फिर इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ तो हो सकती है भैया। वो अब मतलब कंगाल हो गई है या फिर कुछ भी हो गया उसको, अब है ही नहीं। तुमने इन्वेस्ट किया, तुम कंगाल कैसे हो सकती? तुम तो और डबल अमीर हो गए हो। इन्वेस्ट कर दिया, उड़ा दिया, पैसे उड़ा दिए उन्होंने, खर्च कर दिया। क्या आधी रह गई तुम्हारी वैल्यू? हो सकता है भैया जो मुस्लिम्स हो ये वीडियो देख रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी में अपनी मेहर मत डालना, ठीक है? या तुम्हारा पति इतना अच्छा हो कि तुम्हें रिफंड देने के लिए तो हाँ, अगर इनके तो दैट इज टू डिसाइड कि इससे मेहर लेनी है नहीं लेनी है। उसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल द मेहर वाज 3 लाख रुपीस एंड द वाइफ सेज कि आई वुड बी एबल टू पे दिस इन द नेक्स्ट 3 years। कोर्ट क्या बना देगा? EMI। ठीक है, तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो सजा होगी, साफ साफ मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ। क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट तुमने रिसाइंड किया है। तुम्हारा अगर तुमने बोल दिया रिफंडेबल अमाउंट है तो रिफंडेबल है, देना पड़ेगा, कोई उसमें वो है ही नहीं। चल ठीक है, तो हम चलते हैं वैलिड मैरिजेस पे। व्हाट आर द वैलिड मैरिजेस व्हेन वी टॉक? सर अगर लड़के ने तलाक लिया तो भी मतलब लड़की को मेहर देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा? जी तलाक पे होगा, किसी ने भी दिया। ठीक है, वैलिड मैरिज पे चलें। वैलिड मैरिज क्या होती है जो हमने कहाँ पढ़ी? अभी ऊपर पढ़ी। हाँ, हिंदू मैरिज है। ये ऊपर 5 पॉइंट है, यही वैलिड मैरिज। अच्छा ठीक है, कंसिडरेशन क्या थी? मेहर। कंसेंट थी, बिल्कुल थी। लीगल रिलेशन थी, बिल्कुल। रजिस्टर्ड मैरिज हुई तो वो लीगली रजिस्टर हुई। लॉफुल ऑब्जेक्ट था, क्या ऑब्जेक्ट था? मैरी करना। इज इट लॉफुल? यस। कैपेसिटी, प्यूबर्टी प्लस सम राइट। नाउ डू यू गाइस थिंक प्यूबर्टी इज एम्बिगुअस? सर्टेन कुछ फिगर नहीं दिया है उसमें भैया, बट शायद एज दी हुई है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ।
कंफर्म हो गया हो, ठीक है। तो भैया एक एसेंशियल में विटनेस भी आएगा ना? विटनेस तो वो रजिस्ट्रेशन में काजी। आती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात करी, वैलिड मैरिज की, अब हम करते हैं जरा वॉइड मैरिज की बात। हिंद, और इसमें हमको एक चीज ये नोट करनी है कि मुस्लिम लॉ डज नॉट सपोर्ट द फीचर ऑफ वॉइडेबल मैरिजेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉइड मैरिज कौन सी होंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग से ध्यान से सुनने की जरूरत है तुमको। पहले मुझे ये अश्योरेंस दो कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टॉट टिल नाउ। हाँ भैया समझ आ गया है। यस भैया। यस भैया। चार लोगों को आगे आगे भैया ये मुस्लिम मैरिज एक्ट की वैलिड मैरिज एक बार थोड़ा बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। रिकॉर्डिंग देख लेना। थोड़ा 1-2 सेकंड लगेगा भैया, प्लीज शॉर्ट में, बस तो मुस्लिम वाले की। ये हो गई वैलिड मैरिज, लग गए 2 सेकंड, खत्म। 2 सेकंड पूरे हो गए। इसका मतलब ये है कि whatever you have understood in the contract law, which is the 5 essential objects of a contract to become a valid contract, which are consideration, consent, legal relation, lawful object, and capacity. All these are applied in the Muslim marriage law, and these 5 elements are also fulfilled by the Muslim marriage law. When I talk about consideration, it is meher, which is a refundable amount. Either when a divorce is being filed by a man or a woman, this particular meher needs to be refunded by the woman जिसको ये रिफंडेबल अमाउंट मिला था। देन द कंसेंट इज कबूल है, कबूल है, कबूल है, कि आपको निकाह कबूल है। दिस इज आस्क्ड बाय कौन है, कादरी, काजी, काजी, हाँ। तो जो भी होते हैं वो पूछते हैं, तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। द both of the parties needs to tell this particular thing to them and reassure that we give our consent. Legal relation is done when this particular marriage is registered in the court of law. Lawful object is to marry, and then the capacity is when the person reaches puberty, plus that particular person needs to be of the sound mind. समझ गए? एकदम भैया, भैया पूरा सुना था, बस लास्ट लाइन बताना था। बाकी सबको समझ में आ गया? जी भैया। जी भैया। पूरा मोनोलॉग चलवा दी तुम, ठीक है। 5:37 हो चुका है, 6 बजे से शायद तुम्हारी सीआर की क्लास। हाँ यस भैया। अज्यूम वन मोर पोस्टपोनमेंट, गोविंद सिंह की क्लास है तो तुम अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट के वॉइड मैरिज कब होगी, जब ये मैरिज होगी विद इन इस वर्ड का मतलब बता दीजिए आप ही। मम्मा साइड। मम्मा साइड, सेम डिसेंडेंट की फैमिली। एक आदमी किस किस से शादी नहीं कर सकता है। जी डॉटर का मतलब समझ रहे हैं ना? ग्रैंड। ग्रेट डॉटर। वो ग्रेट है कि जो भी है वो डॉटर के ऊपर।
इन सारी महिलाओं से आप शादी नहीं कर सकते। मम्मी से, दादी नानी से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से, अपनी बहन से, अपनी भतीजी से, अपनी जो भी ग्रैंड नीस को जो भी बोलते हैं, अपनी मामी, चाची, बड़ी मम्मी, ताई, इनसे, अपनी जो भी ग्रैंड आंट है उनसे। एनी कंफ्यूजन? भैया सेम ये फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होता है? ये तो मुस्लिम लॉ में नहीं लिखा। ओके। उसके वर्डिंग ही ऐसे, मैन इज प्रोहिबिटेड। तो दूसरा पॉइंट, अफिनिटी। अफिनिटी मतलब बेसिकली इन सबके आसपास वाले रिलेशन, जैसे मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी वाइफ की मदर या फिर वाइफ की ग्रैंड या फिर जो भी है वी आता है कि डॉटर। हुई तो वो इसकी भी बेटी, उसकी बेटी ही होगी भैया, वो तो उसी की बेटी होगी ना। हाँ। जरूरी नहीं है किसी और से शादी हो या फिर बाद में किसी और से हो गई तो वो वाइफ कहाँ है लगी वो? अरे तो चेमेंट के पहले किसी और से हो गई, देन he had a daughter and फिर इससे हुई। हाँ क्या ये हमको पता है? हाँ Is this the same if I turn the table? नहीं। No. Do you think it should be the same? Yes. Yes. No. और हम वैसे कौन होते हैं बोलने वाले? कोई नहीं। हम होते हैं लॉ स्टूडेंट, कल के लॉयर, जब बन जाए तब बोलो, ठीक है? नाउ वाइफ ऑफ हिज सन, दैट इज बहू। ओके, इनसे तुम शादी नहीं कर सकते। ये है एफिनिटी वाला पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज, किससे तुम शादी नहीं कर सकते? Foster mothers. What do you mean by foster mothers? Stepmothers. Stepmothers. भैया जो Foster आपको mother, अपने शेल्टर में ले लेते हैं। foster mother वो होती है जो आपकी देखभाल रखती है माँ बन के। भगवान कृष्ण की foster mother कौन थी? यशोदा। यशोदा। वो वाला केस जब होता है उसको बोलते हैं foster mother, ठीक है? तो इस केस में भी आप नहीं शादी कर सकते उनसे, ठीक है? Fourth is marriage by a Muslim woman without getting divorced from a living husband.
यहाँ आई वुमेन की बात पहली बार। ठीक है, समझ गए? चारों पॉइंट दिमाग में चले गए? जी भैया। हाँ भैया। Yes. Now, what are considered irregular marriages? एक नया तरीके की मैरिज जो होती है, वो मुस्लिम लॉ में ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, इररेगुलर मैरिज। इररेगुलर मैरिज कौन सी होती है? मैरिजेस विच आर डिफेक्टिव इन नेचर बट दिस डिफेक्ट इज नॉट सो फंडामेंटल कि उनको आप वॉइड बोल दो। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट एंड आपकी वो मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ये लाइन का मतलब समझ में आया जो मैंने बोला? भैया फिर से बताइए एक बारी। किसी को भी नहीं आया? भैया ये कह रहे हैं कि कोई भी मैरिज डिफेक्टेड हो सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसको सुधारा भी जा सकता है ऐसा। इसका मतलब कि कुछ कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे विटनेस होना चाहिए। ठीक है, अब विटनेस अगर है नहीं तुम्हारा तो तुम उस मैरिज को वॉइड थोड़ी कंसिडर कर लोगे, विटनेस ले आओ कर लो मैरिज। ठीक है, तो दीज मैरिज आर डिफेक्टेड बट दे आर नॉट फंडामेंटली डिफेक्टेड, या फिर वो डिफेक्ट इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको रिमूव ना करा जा सके। ठीक है, समझ गए? इसके कुछ हाँ भैया एग्जांपल्स। ठीक है। मैरिज विदाउट अ विटनेस। दूसरा, मैरिज विथ अ फिफ्थ वाइफ विथ ऑल फोर लिविंग। तसल्ली नहीं मिल रही आदमी। फिर मैरिज विद इन इद्दत पीरियड। इद्दत क्या होता है? वो डाइवोर्स के टाइम में उन लोग को एक टाइम पीरियड दिया जाता है 90 days, रिकंसिलिएशन के 90 लिए। days। उस पीरियड में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। 90 डेज का टाइम दिया जाता है। और preferably within the period you have to return the meher। ठीक है, also without returning the meher you cannot marry anyone। ठीक है, बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर है वो ठीक नहीं होगा तो नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा, ऐसे तुम मान सकते हो। ओके, सो ये हो गया। फिर मैरिज विथ अनदर रिलीजन, ये किस में आ गई? इररेगुलर मैरिज। अब इसको रिपेयर कैसे करते हैं? कन्वर्ट करवा के। दो ऑप्शन है। अगर आपको मुस्लिम लॉ में करना है उसको तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा।
अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना है तो आप फिर करो कुछ लेना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी मैरिज एक्ट है उसमें बोथ द स्पाउसेस शुड बी ऑफ द सेम रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम लड़की भी हो सकती है एंड हिंदू लड़का भी हो सकता है, ठीक है। हम हमेशा वो पहला वाला सिचुएशन ही क्यों सोचें कि लड़की ही हिंदू होगी या नहीं होगा, वो मुस्लिम हिंदू लड़का भी हो सकता है। नाउ इफ दे विश टू मैरी अंडर द मुस्लिम लॉ, ठीक है, लड़का अगर हिंदू है, if they wish to marry under the Muslim law, that boy needs to be a Muslim. And if they wish to register under the Hindu law, the girl needs to be a Hindu. ठीक है, समझ गए? जी भैया। बाकी फिफ्थ पॉइंट कुछ नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये है, ये सब पॉइंट तुमको चारों समझ में आ गए होंगे? हाँ भैया। यस भैया। तो शैल वी स्टार्ट डिवोर्स आज ही कि कल करना? भैया इद्दत वाला फिर तो बता देना, मेरे नेट कल भैया। भैया मैरिज विद इन इद्दत पीरियड। इद्दत क्या होती है? मतलब आप जब किसी को डिवोर्स देते हो, मान लो ओके ओके ठीक है, समझ गया भैया। भैया ओके भैया ये जो इद्दत पीरियड है ये केवल फीमेल्स, मुस्लिम फीमेल्स के लिए भी है या फिर मेल्स के लिए? केवल फीमेल। ठीक है भैया। क्योंकि मेल के पास मेहर है ही नहीं ना। हाँ भैया। किसको मिली हुई? फीमेल को। तो रिटर्न भी किसको करना है? फीमेल को। ये ओके। तो डिवोर्स आज चालू करना है? कल भैया। जरा से देख, कल करते हैं ना भैया? कल भैया। कल भैया 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो? नहीं 2 नहीं हुए हैं। सब हो ही जाएंगे। 1.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है फिर ठीक करते हैं।